आइए यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के नाम से जाना जाता है? और इसको याद रखना है। ये एक नया क्वेश्चन भी है और इसका सही आंसर हो जाता है क्या? जॉन लॉक। अब प्रश्न उभरता है कि जॉन लॉक को आमतौर पर उदारवाद का पिता कहा जाता है, तो ये जॉन लॉक कहाँ का रहने वाला था? यह जॉन लॉक इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ था? ये कौन था? ये इंग्लैंड का दार्शनिक। यह इंग्लैंड का दार्शनिक एवं यह इंग्लैंड का दार्शनिक एवं चिकित्सक था। यह इंग्लैंड का दार्शनिक एवं चिकित्सक था। याद रहेगा। अब एक बार इस प्रश्न की ओर और एक बार और सुन लेना है। निम्न में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है? वह कौन था? जॉन लॉक। और जॉन लॉक कौन था? यह इंग्लैंड का दार्शनिक एवं चिकित्सक था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? और यह किसने दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाता है? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो ये हर आदमी जानता है। अब इसको तो हर आदमी जानता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी किसके बुलाने पे चंपारण गए? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। चंपारण की धरती क्या थी? तीन खटिया पद्धति प्रचलन में थी। और तीन खटिया पद्धति क्या थी? यानी 20 कट्ठा जमीन पर कम से कम 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। नील क्या होता था? ये कपड़े में देने वाला। ये सब जानता है, ये मैं नहीं। अब है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी के नेतृत्व का विरोध कौन किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। कौन किया था? एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने गांधी का विरोध किया था। मजरुल हक की बात करते हैं। इन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में कौन? मदरलैंड मदरलैंड जैसी पत्रिका का मदरलैंड जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। मदरलैंड जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। पत्रिका का प्रकाशन किया था। और इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने और साथ में महात्मा गांधी के विचारों से जनता को अवगत कराना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। तो माता का नाम क्या था? कमलेश्वरी देवी। कमलेश्वरी देवी। अब है कि ये बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ? तो सिवान के कहाँ? जीरादेई में हुआ था। जीरादेई में हुआ था। याद रखना है। अब इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। जिसका नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जैसी पुस्तक की रचना की। अब एक बार हो जाना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह में और इनका चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व का। तो एनजी रंगा ने किया था। मजरूल हक ने कब? 1921 ईस्वी में। और कौन सा? मदरलैंड जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सवाय और माता का नाम कौलेश्वरी देवी। इनका जन्म सिवान के जीरादेई कब? 3 दिसंबर 1884। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ पर आइए। यहाँ पर है। और रोमन साम्राज्य के निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था? रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था? 23 इस प्रश्न की ओर आइए। 23 से देखें क्या होगा। यही जवाब दें, सोच के जवाब दें।
सोच के, सोच के। अब देखो यहाँ पर, रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को, रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था? तो ईसाई धर्म को। अब प्रश्न उभरता है, ईसाई धर्म को अपना राजधर्म कब घोषित किया था? तो 313 ईस्वी में घोषित किया था। कब? 313 ईस्वी में घोषित किया था। आइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तेईस बताना है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तेईस बताना है। उस उद्योग का नाम क्या था? तो वस्त्र उद्योग। अब ये प्रश्न उभरता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति, अब देखें यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड की धरती से। कहाँ? इंग्लैंड की धरती से। और क्यों हुई थी? इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल, कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी, एवं पूंजी की अधिकता थी। कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति शुरुआत इंग्लैंड की धरती से कौन सा? तो सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। अब देखो, इंग्लैंड की धरती से कच्चे की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ? तो इंग्लैंड की धरती से हुई थी। क्यों हुई थी? कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे? तो सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। अब देखें कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तेईस से। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तेईस बताओ। टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति हो जाता है। हुआ यह था कि फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांटा गया था, जिसे स्टेट कहा गया। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन लोग आते थे, और थर्ड यानी तीसरे स्टेट में पादरी एवं कुलीन को छोड़कर शेष जनता। इस प्रकार शेष जनता जो है तीसरे स्टेट के अंतर्गत आती थी। और ये तीसरे स्टेट की लोग जितने थे, वह फ्रांस के टेनिस कोर्ट में यह शपथ लिया था कि हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम देश में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। अब से ये प्रश्न ये उभरता है कि फ्रांसीसी समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। इसे किया गया स्टेट कहा गया। प्रथम स्टेट में कौन आता था? प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। और द्वितीय स्टेट में कौन आता था? द्वितीय स्टेट में कौन आता था? कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन आता था? तृतीय स्टेट में कौन आता था? शेष पादरी एवं कुलीन को छोड़कर, पादरी एवं कुलीन को छोड़कर छोड़कर शेष जनता, शेष जनता। इस प्रकार ये तृतीय स्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट में शपथ लिया था। हम तब तक, ये तृतीय स्टेट के लोगों ने और टेनिस कोर्ट में शपथ लिया था जब तक फ्रांस में जब तक फ्रांस में संविधान का संविधान का निर्माण नहीं होता।
निर्माण नहीं होता तब तक हम अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक हम अलग नहीं होंगे। अब यह अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। याद रखना है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। 1917 की रूसी क्रांति रूस के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। अब एक बार हम देखते हैं फ्रांसीसी समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया, जिसे क्या कहा गया? स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन आता था? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में पादरी एवं कुलीन को छोड़कर शेष जनता। और अमेरिका के मूल निवासी क्या कहा था? रेड इंडियन। रूसी क्रांति रूस के शासक को क्या कहा? जार। 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी, तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1939 ईस्वी में और हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। इस प्रकार हिटलर द्वारा 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया जाना यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह धुरी राष्ट्र का साथ दिया था और जापान को उस समय पीत आतंक के नाम जाना जाता था। और पीत आतंक का अर्थ होता है कहर बरसाने वाला। अब हम देखते क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तत्कालिक कारण माना जाता है किसको? हिटलर द्वारा कहाँ? पोलैंड पर। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कब हुआ था? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान को क्या कहा जाता था? जापान को कहा जाता था पीत आतंक कहा जाता था। पीत आतंक। और पीत आतंक का अर्थ क्या होता है? कहर बरसाने वाला। क्या होता है? कहर बरसाने वाला। आइए यहाँ पर अब आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत 2 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कब? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किसका साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। और जापान को क्या कहा जाता था? पीत आतंक। इसका अर्थ होता है कहर बरसाने वाला। आप आइए यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साय की संधि की थी? तो जर्मनी के साथ। और जर्मनी के साथ वर्साय की संधि कब हुई थी? तो हम देखते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया था। ऑस्ट्रिया जब सर्बिया पर आक्रमण किया
तो पूरे विश्व दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी और तुर्की। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित करके उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया था, जिसका नाम था वर्साय की संधि। इस प्रकार वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी और वर्साय की संधि के तहत जर्मनी की सैन्य संगठन को भंग कर दिया गया, उसके उद्योग धंधा को बर्बाद कर दिया गया, उसके खजानों को लूट लिया गया और इसके साथ ही जर्मनी की धरती पर इतना कर्ज क्षतिपूर्ति की राशि लाद दी गई कि जर्मनी की धरती चाहकर भी उड़ नहीं सकती थी। इस प्रकार वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ही, कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छिपा हुआ था। अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, क्या है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या, जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी, बोस्निया की राजधानी, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना, सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए, इस हत्या के लिए, हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया था, उत्तरदायी ठहराया था। याद रखना, जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण किया तो पूरे विश्व कितने भागों में, जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया जब सर्बिया पर आक्रमण किया, सर्बिया पर आक्रमण किया, पूरे विश्व कितने भागों में बट गया? दो भाग में। कौन? तो मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड, रूस, जापान, तुर्की। मित्र राष्ट्र में शामिल कौन कौन थे? तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की, तुर्की। और याद रखना है, तो मित्र राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर, और प्रथम विश्व युद्ध के समय और भी प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित करके कौन सी संधि करने के लिए वादा किया था? वर्साय की संधि। कौन सी संधि? अरे, वर्साय की संधि। और वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। और इस संधि के तहत कौन, इस संधि के तहत क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति। और वर्साय की संधि में क्या था? वर्साय की संधि में क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छिपा हुआ था, बीज छिपा हुआ था।
ठीक है, अब एक बार देख लो यहाँ पर, बढ़िया से एक बार कर देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉय फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। अब देखना, इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया था। और ऑस्ट्रिया जब कहाँ सर्बिया पर आक्रमण किया तो पूरे विश्व कितना, दो भागों में बट गया। कौन कौन? मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो धुरी राष्ट्र शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित करके कौन सी संधि करने के बाद किया? तो वर्साई संधि। वर्साई संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और किस संधि के तहत हुई? तो वर्साई संधि। और वर्साई संधि में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे। अब यहाँ देख, यहाँ पर SST प्लस GS ये बैच को देखना है, अगर लगता है आपके काम का है तो ले लेना है। यहाँ देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? और इसका सही आंसर क्या है? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए सही आंसर है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकना था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और राष्ट्र संघ की सारी शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दी गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब देखें, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। राष्ट्र संघ को हम क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस के नाम जानते हैं, लीग ऑफ नेशन। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। याद, राष्ट्र संघ को भंग कब कर दिया गया? भंग 1946 में। इसकी सारी शक्ति किसको सौंप दी गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर क्या देखना है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920। इसका मुख्यालय है कहाँ? जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम किस नाम जानते हैं? द लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग कब किया? 1946। यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस। और इसका राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया 1946। राष्ट्र संघ को भंग करने के बाद इसकी शक्ति किसे दे दी गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क में है। आप आइए यहाँ पर। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई। 1871 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुई थी? जर्मनी। किसके किसके बीच हुई थी? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। किसके? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? तो दोनों देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई। दोनों देशों के बीच क्या हुआ था? दोनों
देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी। युद्ध की समाप्ति हुई थी। आप आइए देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी और फ्रांस के बीच कब हुई? तो 1871 में। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इटली का प्रतिनिधित्व कौन किया था? ऑरलैंडो ने किया था। और ये ऑरलैंडो कौन थे? यह ऑरलैंडो कौन थे? इटली का प्रधानमंत्री। यह था इटली का प्रधानमंत्री। इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री। अब जो पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? यह शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के वातावरण को तैयार करना था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था भविष्य में होने वाले युद्धों को समाप्त करना था। युद्धों को समाप्त करना था। अब देख रहे हैं यहाँ के पेरिस शांति सम्मेलन का 1919 में उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में होने वाले युद्धों को समाप्त करना था। आइए यहाँ पर यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? इसका सही आंसर हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। यह कहाँ है? तो ये पंजाब में है। लेकिन इतने में से एक प्रश्न बार बार जो पूछा जाता है, जिसका जिक्र हम कर देते हैं। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। इस जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। याद रखना है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि क्या नाम दिया गया? हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। इसे समाधि R37 क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा जो कब्रिस्तान मिला है, यहाँ पर कुल 37 लोग को दफनाया गया है और इस जगह को चारों तरफ से घेर दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया समाधि R37। R का मतलब रिजर्व होता है। क्योंकि 37 लोगों को दफनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया समाधि R37। आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ एक मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछता है, इसलिए हम बताते हैं। मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं, याद रखना है मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई मोहनजोदड़ो से क्या? कांसे की बनी हुई एक नृत्यांगना मिली है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या मिला है? सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या मिला है? पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। और इस मूर्ति के चारों ओर क्या है? एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंस, आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो कांसे की बनी हुई एक नृत्यांगना मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है?
एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपति महादेव की एक मूर्ति मिली है। आइए यहाँ पर देखिए, ब्रजियान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तेईस से बोलना है। किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? और इसका नाम है तारा। यानी याद रखना है, वज्रयान धर्म की, वज्रयान की बात करते हैं, याद रखना है वज्रयान का संबंध बौद्ध धर्म से है और इसमें तंत्र पर बल दिया गया था। वज्रयान का सबसे अधिक प्रचलन तिब्बत में हुआ था और इसे हम तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखें यहाँ पर प्रज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञान को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम जानते हैं। तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम जानते हैं। इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें तांत्रिक विद्या पर अधिक बल दिया गया था। तांत्रिक विद्या पर अधिक बल दिया गया था, अधिक बल दिया गया था, दिया गया था। और वज्रयान का सबसे अधिक प्रचलन कहाँ हुआ था? तो तिब्बत में हुआ था। कहाँ? तिब्बत में। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ब्रजयान की बात करते हैं तो यह किससे? तो तांत्रिक बौद्ध धर्म कहते हैं और तांत्रिक विद्या पर वज्रयान में सबसे अधिक बल दिया गया और ब्रजयान का सबसे अधिक प्रचलन कहाँ था? तो तिब्बत में था। आइए, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? 23 से बोल, 23 देखना है क्या होगा। 23 से अब इसको देखें यहाँ पर क्या है। और अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? और यह शिलालेख द्वितीय में उल्लेखित किया गया है। अब देखें, इस शिलालेख 13 में किसका उल्लेख है? कलिंग युद्ध के विषय में। किसके? कलिंग युद्ध के विषय में। कलिंग युद्ध। अशोक अपने राज्याभिषेक के कईवें वर्ष? 8वें वर्ष। कहां पर आक्रमण किया था? अथी की और शिलालेख 13 में किससे? कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। और अशोक कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में। अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। स्तंभ अभिलेख क्या है? सबसे बड़ा। यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और ये 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। और ये 7वें स्तंभ अभिलेख में अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में अशोक के धार्मिक एवं अशोक के धार्मिक एवं कल्याणकारी कार्यों के विषय में जानकारी मिलती। कार्यों के विषय में जानकारी मिलती, जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर बात ये करते हैं, अशोक की बात करते हैं तो याद रखना है शिलालेख 13वां में क्या है? तो अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में। 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। 7वें स्तंभ में अशोक के धार्मिक एवं कल्याणकारी कार्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। हर्ष की बात करते हैं। हर्ष को
इतिहास में हम शिलादित्य के नाम से जानते हैं। हर्ष को इतिहास में हम शिलादित्य के नाम जानते हैं। हर्ष हर्ष की बात करते हैं। हर्ष 643 ईस्वी में कन्नौज में विभिन्न धर्मों के आचार्यों का सम्मेलन बुलाया था, जिसका उद्देश्य महायान धर्म को मान्यता देना था। हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था, जिसका नाम महामोक्ष परिषद था। हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी। हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी और थानेश्वर वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। अब हम देखते हैं कि हर्ष को इतिहास में क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर हर्ष हर्ष को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य को नाम जानते हैं। हर्ष ने कौन सी? हर्ष ने शकलोत्तर पथनाथ परम भट्टारक एवं परम सौगात की उपाधि धारण की थी। परम सौगात की उपाधि धारण की थी। अब हम देखते हैं कि हर्ष 643 कर दिया, इतने तो था ही। हाँ तो बढ़ते रहता है ये। समय तुम कर दिया है ना? हाँ तो कर देना, ठीक। तो इससे पहले नहीं किया था तब ये? हाँ फिर कर दिया है ना? हाँ तो अगर हमारे मैम का तीस लेना देना है। देखो यहाँ पर हर्ष की जब हम बात करते हैं, तो याद रखना है हर्ष। और हर्ष 643 ईस्वी में कन्नौज में विभिन्न धर्मों के आचार्यों का सम्मेलन बुलाया था, जिसका उद्देश्य क्या था? महायान धर्म को मान्यता देना था। महायान धर्म को मान्यता देना था। अब देखो हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था। जिसका नाम महामोक्ष परिषद था। जिसका नाम महामोक्ष परिषद था। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए हर्ष की बात करते हैं। हर्ष को इतिहास में किस नाम जानते हैं? हर्ष को इतिहास में शिलादित्य के नाम जानते हैं। याद रखना, हर्ष को इतिहास में हम शिलादित्य के नाम से हम जानते हैं। हर्ष शकलोत्तर पथनाथ परम भट्टारक एवं परम सौगात की उपाधि धारण की थी। हर्ष कब? 643 ईस्वी में कन्नौज में विभिन्न धर्मों के आचार्यों का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो महायान धर्म को मान्यता देना था। पूछेगा हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम महामोक्ष परिषद था। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। आगे चलकर हर्ष अपनी बहन को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज ले गया था। अब यहाँ देखो
यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? काशी क्षेत्र भेजा था। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है और चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य राजा कुमारपाल। और ये कहाँ का राजा था? यह था गुजरात के सोलंकी राजवंश का। यह कहाँ का राजा था? तो याद रखना है और कुमारपाल, कुमारपाल गुजरात के सोलंकी सोलंकी चालुक्य राजवंश का, सोलंकी चालुक्य राजवंश का शासक था। याद रखना है। ये देखिए, और हम देखते हैं कि बादामी के चालुक्य राजवंश के शासक जय सिंह। यहाँ देखो, यहाँ पर गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक, देखो यहाँ पर गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक, याद रखना है, गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक, चालुक्य राजवंश के शासक, चालुक्य राजवंश के शासक जय सिंह शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी। यहां देखिए, चोल राजवंश का शासक कुलोत्तुंग प्रथम अपना एक व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था। अब देखिए, यहां पर हम देखें कुमारपाल कौन था? तो कुमारपाल गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश का शासक था। याद रहेगा। अब देखना है, गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक जय सिंह क्या तो शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए कौन सी उपाधि धारण की? सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। अब हम देखते हैं, चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, ये कौन था? तो अपना एक व्यापारिक दूत मंडल कौन सा देश भेजा था? चीन भेजा था। जिसका उद्देश्य क्या था? चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन थे? क्षेमेंद्र ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम क्या था? बृहत कथा। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। मेरुत्तुंग ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम क्या था? प्रबंध चिंतामणि। क्या नाम था? प्रबंध चिंतामणि। राजशेखर ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम क्या था? राजशेखर ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम था काव्य मीमांसा। एवं विदसाल भंजिका जैसी पुस्तक की रचना की थी। क्षेमेंद्र ने कौन सी पुस्तक? क्षेमेंद्र की कई रचना है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है क्षेमेंद्र का? तो बृहत कथा मंजरी। मेरुत्तुंग की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? प्रबंध चिंतामणि। राजशेखर की प्रमुख रचना क्या? काव्य मीमांसा एवं विदसाल भंजिका।
अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। गलत, विरोधी नहीं थे, समर्थक थे। विरोधी नहीं, समर्थक। भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर दो होगा, याद रखना है। बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, याद रखना है कि जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। अब देखो यहाँ पर, जैन धर्म को, जैन धर्म को अंतिम रूप से, अंतिम रूप से, हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, क्या बात है, बोलिए। कभी भी क्लास में हैं हम। जैन धर्म को अंतिम रूप से, अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। तो वहीं, तो वहीं बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, रूप से राजकीय संरक्षण, रक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। पाल वंश के शासक ने दिया था, शासक ने दिया था। आइए यहाँ पर, जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। तो वहीं बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? पाल वंश के शासक ने दिया था। कौन दिया था? तो पाल वंश के शासक ने दिया था। आइए यहाँ पर, यहाँ देखो, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किया था? 23 से 23 बताओ। आइए यहाँ पर, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर, दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किया था? और उसका नाम था, तो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है। और दीवान ए अमीर कोही का संबंध क्या चीज से था? दीवान ए अमीर कोही का संबंध क्या चीज था? कृषि से था, कृषि। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया? इसे, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया। और दिल्ली सल्तनत का अरस्तु क्यों कहा गया? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। ये सबसे अधिक, यह सबसे अधिक, यह सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था, पढ़ा लिखा सुल्तान था। आइए यहाँ पर, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, इल्तुतमिश के शासन काल में क्या हुआ था? तो 1221 ईस्वी में, याद रखना, इस क्वेश्चन पूछेगा। 1221 ईस्वी में मध्य एशिया के, मध्य एशिया के, मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार, मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार, ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए
मंगोल नेता चंगेज खां, चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आ गया, सिंधु नदी के तट पर आ गया था, आ गया था। और यहाँ पर एक फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह को तुगलक को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का अकबर। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम कल्याणकारी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम कल्याणकारी, कल्याणकारी निरंकुश शासक था, निरंकुश शासक था, निरंकुश शासक था। अब यहां पर देखना है हम क्या कहते हैं, किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किया था? और इसका सही, और दीवान अमीर कोही कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवान अमीर कोही का संबंध किससे है? कृषि से है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया? अरस्तु कहा गया। अरस्तु क्यों कहा गया? यह सबसे अधिक पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया। याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया, और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक था। इल्तुतमिश के शासनकाल में कब? 1221 ईस्वी में कौन? मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आ गया। इसलिए प्रश्न उभरता है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन नेता था जिसके समय में मंगोल आक्रमण चंगेज खां के खतरा मंडराने लगा? वह था इल्तुतमिश। यहाँ पर देखिए, बलबन के शासन काल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और तुगरिल खां ने बगावत बंगाल में कब किया था? तो 1279 ईस्वी में किया था, 1279 ईस्वी में किया था। और याद रखना है, और बंगाल के विद्रोह को दबाने के बाद बलबन ने बंगाल का सूबेदार अपने बेटा बुगरा खां को बनाया था। किसको? अपने बेटा बुगरा खां को बनाया था। किसको? बुगरा खां को बनाया था। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन था, बहाउद्दीन बलबन था। इस किस नाम से गद्दी बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम है? उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। अब ये प्रश्न उभरता है, इतिहासकार सेवेल ये कहाँ का इतिहासकार था? ये ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का। आइए, यहाँ पर देखिए, ये कॉमन पेपर जनरल स्टडीज है, इसको देखें कैसे क्या होता है। देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासन काल में आने वाले दो पुर्तगाली वासी कौन थे? तो डिमोपेस और बारबोसा। इसका सही आंसर 3 और 4, और 3 और 4 बी हो जाता है। निकोलो कॉन्टी किसके समय में? तो देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी भारत आया। और निकोलो कॉन्टी किस देश का था? इटली का था। किस देश का था? इटली का था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय, देवराय
द्वितीय। और ये कहाँ का था? ये फारस वासी था। कहाँ का? फारस वासी। हाँ। अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू नबीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य है? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। और इसका सही आंसर ये है। अब हम तो शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होते थे उसे अष्टप्रधान कहा गया। शिवाजी को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होते थे, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को क्या कहा गया? अष्टप्रधान कहा गया। अष्टप्रधान। नंबर एक कौन था? पेशवा। पेशवा। और ये राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। राजा के नहीं रहने पर उसके कार्यों की देखरेख करता था। नंबर दो चिटनिस। चिटनिस, इसका संबंध पत्राचार से था। पत्राचार से था। नंबर तीन वाक्या नवीस। वाक्या नवीस, इसका संबंध किससे था? गुप्तचर से था। नंबर चार सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर, इसका संबंध किससे था? विदेश विभाग से था। विदेश विभाग से था। नंबर पांच, नंबर चार पांच पंडित राव, इसका संबंध धार्मिक मामलों से था। इसका संबंध धार्मिक मामलों से था। नंबर छह सेनापति, यह सेना का प्रधान होता था। नंबर सात न्यायाधीश, ये कौन? न्याय का प्रधान होता था। न्याय का प्रधान। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक चीज देखना पेशवा। उसके बाद हम देखते क्या है? मजूमदार या अमात्य नंबर आठ में। मजूमदार या अमात्य नंबर आठ में। मजूमदार या अमात्य, मजूमदार या अमात्य, इसका काम राज्य में होने वाले, राज्य में होने वाले आय व्यय की, आय व्यय की देखभाल करना था। देखभाल करना था। आइए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? शिवाजी को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा गया। अष्टप्रधान इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 8 लोग शामिल थे। नंबर एक पेशवा, ये राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। नंबर तीन चिटनिस, इसका संबंध पत्राचार से था। नंबर तीन वाक्यानवीस, इसका संबंध गुप्तचर से था। नंबर चार सुमंत यादवी, इसका संबंध विदेश विभाग से था। नंबर पाँच पंडित राव, इसका संबंध धार्मिक मामलों से था। नंबर छह सेनापति, यह सेना का प्रधान होता था। नंबर सात न्यायाधीश, यह न्याय प्रधान होता था। नंबर आठ मजूमदार या मात, इसका काम राज्य में होने वाले आय व्यय की देखरेख करना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कौन सा है? तो फरुखसियर नहीं है। यह फरुखसियर पुनः जजिया कर, गलत नहीं, फरुखसियर ने जजिया कर नहीं लगाया था। आइए मुसलीपट्टनम, याद है? जजिया कर लगाया नहीं लगाया था। फरुखसियर जजिया कर नहीं लगाया था। मुसलीपट्टनम पोर्ट, पोर्ट सेंट मुसलीपट्टनम नहीं का, कहाँ? मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में है। दास प्रथा का अंत वेलकम नहीं, अकबर किया था। अकबर कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित है? इसमें से कोई नहीं। ई हो जाएगा, ई। कोई सुमेलित नहीं है। आइए, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो चाय नहीं थी। कौन सी नहीं थी? चाय नहीं थी। आइए, नंबर 8 में 95 में सूची को सूची दो से सुमिलित के तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए।
वास्को डिगामा कहाँ का था? और पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का? स्पेन का। कैप्टन कुक ब्रिटेन का। तस्मान हॉलैंड का। इसे मिलाइए। ए का ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। सही आंसर बी। इधर देख। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लेली को पराजित किया था? इसका सही आंसर जनरल आयरकुट था। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया। याद रखना। इस युद्ध में इस युद्ध में पराजय के बाद भारत से फ्रांसीसी शक्ति का फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया था। हो गया था। यहाँ देखिए, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद सिंह का संघर्ष किसको हुआ था? ये सिखों के छठे गुरु थे। छठे गुरु। गुरु हरगोविंद सिंह का संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ? तो किस मुगल और बादशाह के साथ हुआ? तो किस मुगल के साथ? शाहजहां। गुरु हरगोविंद सिंह का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने फांसी सजा दी थी? तो कौन? तो जहांगीर। जहांगीर। और ये सिखों के कैमे गुरु थे? तो पांचवें गुरु थे। पांचवें गुरु थे। ये गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के कैमे 10वें एवं अंतिम गुरु। 10वें एवं अंतिम गुरु थे। आइए, यहाँ देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? 23 बताओ। 23 बताओ। 23 इसका आंसर बताइए। 23 आंसर बताओ सही। ये क्वेश्चन 2 बार आया। ये क्वेश्चन 2 बार आया है और दोनों बार हम खुद बताए थे। इसका सही आंसर दे देना है बी। ये नहीं देना है। इसका 2 आंसर आता है। इसका 2 आंसर मिलेगा आपको। एक मिलेगा जनवरी 1857, एक मिलेगा दिसंबर 1856। तो आपको देना है बी। इसका सही आंसर देंगे बी। याद रखना। एक बार और ये प्रश्न हम आपको बताए थे, याद रखना। बी। एक चीज याद रखना। टांटिया टोपे 1857 के विद्रोह के नायक टांटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग। और यह अपने दोस्तों के यह अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे। पकड़े गए थे। याद रखना। टांटिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आइए यहाँ पर। कौन से कथन राजा राममोहन राय के बारे में सत्य है? 23 बताइए। 23 बताइए, जहाँ हम देखें। 23 से प्रश्न का जवाब दीजिए।
अब देखिए कौन से कथन राजा राममोहन राय के बारे में असत्य है। ईसाइयत पर उनकी किताब में जीसस के नैतिक और आध्यात्मिक मर्यादा और चमत्कार की बात की। राजा राममोहन राय चमत्कार की बात को कभी स्वीकार नहीं किया, याद रखिएगा, कभी चमत्कार की बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह गलत है। उन्होंने ईसाई मिशनरियों की निपुणता से हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन की अज्ञानियों से रक्षा की, यह भी बात सही है। अपनी ब्रह्म समाज की मीटिंग में उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य जाति के लोगों को भी वेद पढ़ने की अनुमति दी, यह भी बात सही है। उन्होंने अन्य धार्मिक शिक्षाओं को भी शामिल किया, यह भी बात सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। एक ही कथन असत्य है और जो है नंबर 1। ऑप्शन में नंबर 1 है, ऑप्शन में नंबर 1 नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब जवान मैसेज करेगा। जवान कोई दिक्कत है? जवान कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ जवान, कोई दिक्कत है? आइए देखिए किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूं। ये किसका है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डफरिन क्या कहता है? कांग्रेस किसका? अल्पमत का, अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये हैमिल्टन कौन था? चिकित्सक, अंग्रेज चिकित्सक, अंग्रेज चिकित्सक था। यहां गलत हो जाता है तो सही है, एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहां देखिए निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान दें। आप आइए, अब देखिए मद्रास अधिवेशन 1927 सी, तो सर का सी। नागपुर अधिवेशन 1920 ए। ए कांग्रेस के संविधान में ए। कलकत्ता अधिवेशन बी। लाहौर अधिवेशन ई। सी। सी 121 सी। मारिएगा सी। आइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर की गई? 23 से इस प्रश्न का जवाब दें, 23 प्रश्न का जवाब दें, प्रश्न का जवाब दें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी? भारत के बाहर की गई थी। और इसका सही आंसर होगा इंडिया हाउस और गदर पार्टी। इसका 1 और 2, 1 और 2 नहीं है इसमें, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में कहाँ? लंदन में। और कौन किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, कृष्ण वर्मा ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 लाला हरदयाल, कहाँ? अमेरिका।
अमेरिका में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था का स्थापना इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसको इसको क्या कहते हैं? 1928। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान। कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद। इसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसे कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसी का नाम है। ये हिंदी में दे दिया इसलिए आपको दिक्कत लग रहा था। आइए यहाँ पर आइए यहाँ पर बस 2000 वाला जो मेरा प्रश्न आ रहा है, 2000 वाला, इसे हम बोले थे कि 4 ऑप्शन के साथ इसे हम 8000 क्वेश्चन बनाएंगे, वह तो लेना ही है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है। और यह एक कॉमन पेपर के लिए शुरू हो रहा है। देखिए कैसे क्या है, इसको भी देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 पीजीटी सेशन 4 11th 12th हिस्ट्री 999। पंकज मिश्रा 80 मार्क्स प्लस कॉमन पेपर। देखिए किसने कहा था कि जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए, क्या आप भीरुता से और भूखे मर कर अपना प्राण देंगे? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न को लेकर विवाद है। इस प्रश्न को लेकर विवाद है। इस प्रश्न को देखेंगे ना तो बहुत जगह आंसर मिलेगा आपको। ना, नाना साहब, टांट्या टोपे, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन मारिए आप बाल गंगाधर तिलक। विपिन चंद्र पाल क्या थे? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता। गरम दल। नरोजी नरम दल। नरम दल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन को क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था? आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक। याद रखना, महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। आइए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वाधीन अभियान समय और सहयोग समय, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन समय। और ये स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1905 ईस्वी के कौन अधिवेशन? बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था?
गोपाल कृष्ण कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी संबंधित, स्वदेशी से संबंधित, संबंधित से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन कब चलाया था? 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाथ बनर्जी। स्वाभिनव अभियान आंदोलन का समय क्या है? 1930 से 1933। और सहयोग आंदोलन समय क्या है? 1920 से 1922। आइए आप का सही आंसर। आप आइए। लॉर्ड बेलेजली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाले निजाम कौन था? बेलेजली के साथ सहायक संधि सर्वप्रथम कौन किया था? हैदराबाद। हैदराबाद। उस समय हैदराबाद का निजाम कौन था? निजाम था निजाम अली। और सहायक संधि हैदराबाद ने कब किया था? 1798 ईस्वी में। और किसके साथ? लॉर्ड बेलेजली के साथ। बेलेजली। अब देखिए, 1799 ईस्वी में कौन तंजौर एवं मैसूर जैसे राजा अंग्रेज के साथ सहायक संधि? 1801 ईस्वी में कौन अवध जैसे राजा अंग्रेज के साथ सहायक संधि की? 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट के तहत क्या हुआ था? 1833 के एक्ट के तहत भारत से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को और समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत भारत से और सरकारी सेवा में किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बोलो। दिया टाइम, बोलो। टाइम दिया। आइए जाइए। ठीक है, टाइम देते हैं, आइए जाइए। टाइम दिया। तब तक आइए, हम लिखते हैं। आइए। अब देखें यहाँ पर। आइए, टाइम देते हैं। 2 मिनट मिला है टाइम देने के लिए। दे रहे हैं टाइम। आइए आप थोड़ा सा। जवान तब तक मैसेज करो तो। जवान कोई दिक्कत है? जवान जल्दी मैसेज कर। जल्दी बोल। हिस्ट्री का याद रखना है, 2000 प्रश्न जो बोल रहे हैं उस पर लिखा होगा। और और, और 2000 प्रश्न वाला हिस्ट्री का पीजीटी का लेना। समझ गए ना? लेना है। आगे बढ़े।
आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते आगे। नहीं 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 नहीं, फालतू ये सब नहीं। जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है। जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, बाकी फालतू चीज नहीं काम करना है। फालतू चीज नहीं करना है, जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना है। आइए। अब देखिए 1833 के एक्ट के तहत क्या हुआ था। 1833 का एक्ट, इसके तहत क्या हुआ था। भारत से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कर दिया गया 1833 के एक्ट के तहत सरकारी सेवा में किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। याद रखना है। अब देखें यहां पर, यहां देखना है क्या है कि 1833 के एक्ट से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब क्या देखना है, सरकारी सेवा में किसी प्रकार के भेदभाव को भी समाप्त कर दिया। आइए यहां पर। अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में लॉर्ड मिकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में मैकाले की सिफारिश पर 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। राजा राममोहन राय की मृत्यु, राजा राममोहन का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। सूची एक को सूची दो से मिलान कर पावना विद्रोह कहाँ हुआ, पूर्वी बंगाल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के मालवा तट पर। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। बारदोली कहाँ हुआ, गुजरात में। अब मिलाइए, एक का क्या हो जाता है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह की जब हम बात करते हैं, यह विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी। कहाँ, तो बंगाल में। बंगाल के कौन सा जिला, पावना जिला। और ये जो होता था किसके शोषण के विरुद्ध हुआ था, तो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। और पावना विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, ईशान चंद एवं शंभू पाल ने किया था। मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था, अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह कैसा था, अंग्रेज विरोधी विद्रोह था। अंग्रेज विरोधी विद्रोह। दक्कन दंगा कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। किसका, तो साहूकारों का शोषण। दक्कन विद्रोह 1875 में क्यों हुआ था, साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था कब, 1928 में। कौन नेतृत्व किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस, लगान वृद्धि क्यों हुआ था, लगान वृद्धि के विरोध में।
विरोध में। आइए एक बार मिला लीजिए। यहाँ पर देखिए पावना विद्रोह समय क्या, 1873 1876। कहाँ? तो बंगाल के पावना में। किसके? किसानों का विद्रोह था। किसके विरुद्ध? जमींदारों के विरुद्ध। इसका नेतृत्व कौन था? ईशान चंद एवं शंभुपाल। ये मोपला विद्रोह को नेतृत्व अली मुस्लियार। कहाँ हुआ था? केरल के मलाबार तट पर। ये अंग्रेज विरोधी विद्रोह था। दक्कन विद्रोह 1875। किसके विरुद्ध? साहूकारों के शोषण विरुद्ध। बारदोली सत्याग्रह 1928। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व लगान वृद्धि के विरोध में। कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरी कार्यों के खिलाफ प्रक्रिया के एक अच्छा उदाहरण है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का समय क्या है? तो मुंडा विद्रोह समय 1899 से 1900 ईस्वी। कौन सा विद्रोह? तो मुंडा। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं? धरती आबा। धरती आबा, इसका अर्थ क्या होता है? धरती का पिता। धरती का पिता। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुई थी? तो बेटा 1900 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? हैजा कारण। कौन सा जेल में? रांची जेल। बिरसा मुंडा का वास्तविक नाम था बिरसा डेविड। बिरसा डेविड। बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। आनंद पांडे। मुंडा विद्रोह समय क्या? 181900। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? मुंडा विद्रोह किस नाम से? उलगुलान विद्रोह। और मुंडा विद्रोह नेतृत्व कौन? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या क्या? धरती आवा। इसका अर्थ हुआ धरती का पिता। बिरसा मुंडा मेरे 1900 ईस्वी में। किस से? तो हैजा से। ये कहाँ? तो रांची जेल में। बिरसा मुंडा का वास्ते डेविड, बिरसा डेविड। इसका गुरु के आनंद पांडे। आइए यहाँ पर, इनमें से कौन सही मिलान है? 23 से 23 से कौन, इनमें से कौन से सही मिलान के हैं? 23 से 110। 23 से बताओ। हम्म, 23 से। 23 बोलो। और इसको ये बूट्स डिस्पैच एक्ट, ये बूट्स डिस्पैच एक्ट का पारित हुआ था 1854 ईस्वी में। इस इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो मुंबई, मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हंटर कमीशन कब हुआ था? 1882। इसका था संबंध प्राथमिक शिक्षा से। नंबर 3 रसील, इसको क्या था? 1902 ईस्वी में। इसमें विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में सुधार से। टेलर कमीशन कब? कभी 1917। इससे शिक्षा में सुधार से। शिक्षा में सुधार से। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ई। इनमें से कोई नहीं, एक भी मिलान सही नहीं है। एक भी मिलान सही नहीं है। ठीक ना? अब चलें हम, चलें जवान, चलें चलें। दिल की गहराइयों से सांझा आपको क्या कहता है? जय हिंद, जय हिंद।